वेलकम टू विद्या के करियर। EMRS और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर देखें कि बहुत सारे प्रश्नों को समाहित करके ऑडियो बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। ट्रिक द्वारा भी वीडियो बनाते हैं और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जरूर जुड़िए। चलिए बहुत सारे प्रश्नों को इस ऑडियो द्वारा सुनते सुनते किसी काम को करते करते याद करते हैं। रसिक प्रिया रचना किसकी है? तो केशव दास की। रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो आचार्य केशव दास की रचना है। काव्य प्रकाश यह चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। ललित ललाम मतिराम की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। ललित ललाम मतिराम की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। और जगत विनोद या पद्माकर की रचना। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। इस्तनामा रीति काल के रीति मुक्त कवि बोधा की रचना। इस्तनामा रीति काल के रीति मुक्त कवि बोधा की रचना है। नेक्स्ट है मछली घर, यह विजय देव नारायण शाही की रचना है। मछली घर विजय देव नारायण शाही की रचना है। आनंद रघुनंदन यह रचना महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है। आनंद रघुनंदन नाटक है और यह महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है। और शुक्ल ने इसको पहला नाटक माना है। शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को पहला नाटक माना है। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा गुरु नानक देव की रचना है। नसीहतनामा किसकी रचना है? तो नानक देव की रचना है नसीहतनामा। असादीवार रहिरास तथा सोहिला नानक की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। असादीवार रहिरास तथा सोहिला नामक प्रसिद्ध रचनाएं हैं किसकी? तो नानक जी की। नानक की प्रसिद्ध रचनाएं हैं असादीवार रहिरास तथा सोहिला। गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में गुरु नानक देव की बाणी संकलित है। गुरु नानक देव की बाणी कहाँ संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में। गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में गुरु नानक देव की बाणी संकलित है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। 1790 ईस्वी में नवाब शंख निसार ने की थी। यूसुफ जुलेखा की रचना 1790 ईस्वी में नवाब शंख निसार ने की थी। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है। यूसुफ का वृत्तांत कहाँ आया है? तो कुरान में आया है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, कहानी संग्रह है छतरी। छतरी है, सलाम है, घुसपैठिए है, इसके पूर्व प्रकाशित कहानी है। नेक्स्ट है लीला नाटकों की लोकप्रियता रामलीला के कारण शुरू हुई। लीला नाटकों की लोकप्रियता रामलीला के कारण शुरू हुई थी। रामलीला के कारण शुरू हुई थी। नेक्स्ट है निराला अद्वैतवाद से प्रभावित थे। निराला अद्वैतवाद से प्रभावित थे। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। सुमित्रानंदन पंत ये अरविंद दर्शन से प्रभावित। गुरु ग्रंथ साहिब में पद कितने हैं? आइए जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पद कितने कितने हैं। तो 40 पद रैदास ने माने हैं। 40 पद किसने माना है? तो रैदास ने माना है। और 2 पद रामानंद ने माना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद रैदास ने माना है और 2 पद रामानंद ने माना है। और 471 पद किसने माना है? तो कबीर ने माना है। और 471 पद कबीर ने माना है। गुरु ग्रंथ साहिब में पद किसने माना है? 40 पद रैदास ने, 2 पद रामानंद ने, 4 शंख फरीद ने और 471 पद कबीर ने।
नेक्स्ट है कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। नेक्स्ट है भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल कब है? तो 1741 ईस्वी है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। 1741 ईस्वी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। नेक्स्ट है ज्ञान समुद्र सुंदर दास की रचना है। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? तो सुंदर दास की रचना है। ज्ञान बोध यह किसकी रचना है? तो मलुक दास की रचना है। ज्ञान बोध मलुक दास की रचना है। ज्ञान समुद्र सुंदर दास की रचना है। चिंतामणि रसविलास चिंतामणि की रचना रसविलास है। रसलीन की रचना रस प्रबोध है। और भिखारी दास की रचना रस सारांश है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की। मतिराम की रसराज है। ध्यान से सुनिए, सारे रस से संबंधित रचनाएं हैं। तो चिंतामणि की रसविलास, चिंतामणि रसविलास, चिंतामणि रसविलास, रसलीन रस प्रबोध, रसलीन रस प्रबोध, रसलीन रस प्रबोध, भिखारी दास रस सारांश, भिखारी दास रस सारांश और मतिराम रसराज, मतिराम रसराज, मतिराम रसराज, भिखारी दास रस सारांश। नेक्स्ट है सुंदरदास ने श्रृंगार रस को घोर विरोध किया है। सुंदरदास ने श्रृंगार रस का घोर विरोध किया है। नंददास की कौन सी रचना है? तो रसमंजरी है। केशवदास की रसिक प्रिया है। केशवदास की रसिक प्रिया रचना है। कविराय की सुंदर श्रृंगार, कविराय। नेक्स्ट है सूफियों का प्रमुख अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति है। सूफियों का प्रमुख अलंकार समासोक्ति है। समासोक्ति सूफियों का प्रमुख अलंकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की रचना है। रसीदी टिकट यह अमृता प्रीतम की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। दिव्या यह यशपाल की रचना है। दिव्या यशपाल की रचना है। तमस भीष्म साहनी की रचना है। और मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। बलचनमा यह नागार्जुन की रचना है। बलचनमा नागार्जुन की रचना है। तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित। इसे सुनिए, तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद 1988 ईस्वी में अंग्रेजी में किया गया। कब किया गया? 1988 ईस्वी में अंग्रेजी में किया। नेक्स्ट है लालटीन की छत यह किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की रचना। लालटीन की छत निर्मल वर्मा की रचना। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना। 55 खंभे लाल दीवारें यह उषा प्रियमवदा की रचना है। उषा प्रियमवदा की रचना है 55 खंभे लाल दीवारें। लालटीन की छत निर्मल वर्मा की रचना। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना है। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यह यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार यह रेखा चित्र है। नेक्स्ट है दम्ब दब्ब सहाय देवसेन की रचना है। दब्ब सहाय किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्प दंत को कहा जाता है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना। अपभ्रंश के पाणिन हेमचंद है। अपभ्रंश के पाणिन कौन है? तो हेमचंद है। फिर से सुनिए, दम्ब सहाय देवसेन की रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू
को कहा जाता है, अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है और कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। अपभ्रंश की पाणी हेमचंद है। कबीर की सदुक्कड़ी भाषा में शामिल थी राजस्थानी खड़ी बोली और पंजाबी। कबीर की सदुक्कड़ी भाषा में कौन कौन सी भाषा शामिल थी? राजस्थानी और खड़ी बोली और पंजाबी। अंधेरी नगरी रचना प्रहसन है। अंधेरी नगरी रचना क्या है? तो प्रहसन है। और प्रहसन किसे कहते हैं? तो जिसमें हंसी मजाक में लिखा गया हो वह प्रहसन कहलाता है। नेक्स्ट है, नानक के पुत्र श्री चंद है और श्री चंद ने उदासी संप्रदाय चलाया। नानक के पुत्र कौन है? तो श्री चंद है। नानक के पुत्र श्री चंद है और श्री चंद ने किस संप्रदाय को चलाया? तो उदासी संप्रदाय को चलाया। नेक्स्ट है, बिठोवा के भक्त कौन है? तो नामदेव। बिठोवा के भक्त नामदेव है। बिठोवा के भक्त नामदेव है। रज्जब दादू दयाल के शिष्य हैं। रज्जब दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के पद संकलित किए। सब्बंगी नाम से रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से किया। सब्बंगी नाम से रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से किया। गुरु अर्जुन देव ने 4000 पद स्वयं के लिखे। नेक्स्ट है, चंदनवाला रास आसव कवि की रचना है और लिखी गई है जाला और दुर्ग में। कहाँ लिखी गई है? तो जाला और दुर्ग में लिखी गई। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो तमिल भाषा में लिखा गया। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उत्तर अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल। गुरु अर्जन देव की रचना है सुखमनी 52 आखरी 12 मासा। 52 अखरी और 12 मासा सुखमनी, यह गुरु अर्जुन देव की रचना है। गुरु अर्जुन देव की रचना सुखमनी है, 52 अखरी है और 12 मासा है। चरण दास की शिष्या कौन थी? तो सहजोबाई और इनकी रचना है सहज प्रकाश। सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश। नामदेव के सभी भजन गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। नामदेव के सभी भजन कहाँ हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब। पुष्पदंत की रचना नागकुमार चरित्र। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? तो नागकुमार चरित्र। जो इंदु की रचना परमात्म प्रकाश है। जो इंदु की रचना कौन सी है? तो परमात्म प्रकाश। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचना। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचना। विजय सेन सूरी की रचना है। नेक्स्ट है, पद्मावत का मूल स्रोत है रत्नशेखर कथा। नेक्स्ट है, चित्ररेखा रचना है जायसी की। चित्ररेखा रचना किसकी है? तो जायसी की। चित्ररेखा रचना किसकी है? तो जायसी की है। सूरदास की रचना सूर सागर है। जगन्नाथ दास की रचना उद्धव शतक है। कबीर की रचना जो है वो कौन सी है? तो बीजक। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी यह गे की रचना है। शेखर एक जीवनी यह गे की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरबंस राय बच्चन की रचना। मंगलसूत्र प्रेमचंद की रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना। तमस भीष्म साहनी की रचना। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔध की रचना। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना। पथिक किसकी रचना है? तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना। नेक्स्ट है, राम भक्ति शाखा के रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, कथन है किसका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
अरुण छंद को ही मंगल छंद कहते हैं, अरुण छंद को मंगल छंद भी कहते हैं। रसमंजरी नंददास की रचना है, रसमंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की रचना है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि कौन कौन है? तो सूरदास है, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुव दास और चैतन्य महाप्रभु आदि। भक्तिकालीन के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु आदि। नेक्स्ट है सात हिंदी काव्य धारा रचनाएं। हिंदी काव्य धारा रचना है किसकी? तो राहुल सांकृत्यायन की, राहुल सांकृत्यायन की। हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है, हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे की रचना है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे की रचना। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा है किसने? तो नगेंद्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा है नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा है नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है नगेंद्र ने और हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। रीतिकाल की भूमिका, ये हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो नगेंद्र ने लिखा। रीतिकाल की भूमिका यह भी नगेंद्र ने, नगेंद्र की रचना है रीतिकाल की भूमिका। रीतिकाल की भूमिका नगेंद्र की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों की रचना। हिंदी इतिहास के चार कालखंड माने हैं, हिंदी इतिहास के चार कालखंड माने हैं। नेक्स्ट है आधुनिक काल के खंड अनेक किए डॉक्टर नगेंद्र ने, आधुनिक काल के खंड अनेक किए डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट है आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल नाम दिया किसने? तो ये गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ माने हैं गणपत चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी, 1184 ईस्वी से माना है हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ गणपत चंद्र गुप्त ने। फिर से सुनिए, गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ माना है 1184 ईस्वी। गणपत चंद्र गुप्त का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपत चंद्र गुप्त का ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है और इसका समय है 1965। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया किसने? तो गणपत चंद्र गुप्त ने। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया किसने? तो गणपत चंद्र गुप्त ने, गणपत चंद्र गुप्त ने अपनाया। गणपत चंद्र गुप्त ने चार कालखंड माना है हिंदी साहित्य के इतिहास का। नंबर 1 प्रारंभिक काल, नंबर 2 पूर्व मध्यकाल, नंबर 3 उत्तर मध्यकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल जिसका समय है 1184 से 1360 ईस्वी तक। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक। 1184 से 1350 ईस्वी तक प्रारंभिक काल और पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक। 1350 से 1600 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को माना है 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और गणपत चंद्र गुप्त ने चौथा माना है कालखंड आधुनिक काल जिसका समय है 1857 ईस्वी से अब तक। 1857 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल माना है 1857 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट है मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुई। मधुमालती की रचना कब हुई? तो 1545 ईस्वी में हुई और इसके रचनाकार मंझन है। अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है मधुमालती में।
मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती का समय है 1545 ईस्वी। मधुमालती का समय है 1545 ईस्वी और यह मंझन की रचना है और यह अवधी भाषा है एवं दोहा चौपाई छंद में प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की। 1574 में ईस्वी में रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की। नेक्स्ट है लल्लू लाल खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन नायकों में से एक है। लल्लू लाल खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन नायकों में से एक है। लल्लू लाल उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। लल्लू लाल ने उर्दू को कौन सी भाषा कहा है? तो यामिनी भाषा कहा है। पुहकर कवि ने 1616 ईस्वी में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था। पुहकर कवि ने 1616 ईस्वी में रस रतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था। नेक्स्ट है सिद्ध थे अनीश्वरवादी, नाथ थे ईश्वरवादी। नाथ कैसे थे? तो ईश्वरवादी थे और सिद्ध थे अनीश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। सिद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे और नाथ ईश्वर को मानते थे। नेक्स्ट है हमीर रासो सारंगधर की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। प्राकृत पैंगलम में कुछ छंद मिलते हैं हमीर रासो के और प्राकृतिक पैंगलम का संकलन विद्याधर सारंगधर उज्ज्वल बब्बर ने किया। प्रकृत पैंगलम में कुछ छंद मिलते हैं हमीर रासो के और प्राकृतिक पैंगलम का संकलन विद्याधर सारंगधर उज्ज्वल बब्बर ने किया। प्राकृतिक पैंगलम को छंद शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र प्राकृतिक पैंगलम को छंद शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र कहते हैं प्राकृतिक पैंगलम को। नेक्स्ट है खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है। खेट कौतुकम के रचनाकार रहीम। रहीम खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो रहीम की रचना। खेट कौतुकम के रचनाकार रहीम। ये बहुत सारे जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और इनकी अन्य कृतियां हैं रहीम दोहावली, रहीम सतसई। रहीम दोहावली को रहीम सतसई भी कहते हैं। बरबे नायिका भेद रहीम की रचना है। नगर शोभा, मदनाष्टक, राजपंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, ये सारी रचनाएं किसकी है? तो रहीम की रचना। फिर से सुनिए रहीम की अन्य रचनाओं को जानिए। खेट कौतुकम ये तो रहीम की रचना है ही, और उसके बाद है रहीम दोहावली जिसको रहीम सतसई के नाम से भी जाना जाता है। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, श्रृंगार सोठा, ये सारी रचनाएं रहीम की हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो रहीम है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। रहीम है बरवे नायिका भेद की रचनाकार। बिसल देव रासो किसकी रचना है? तो नरपत नाल की रचना है। बिसल देव रासो नरपत नाल की रचना है। कवि बंधन की उपाधि विग्रह राज को मिली है। विग्रह राज है कौन? तो बिसल देव ही है। कवि कवि बांधक की उपाधि किसको मिली है? तो विग्रह राज को मिली है। और विग्रह राज कौन है? तो बिसल देव। नेक्स्ट है बिसल देव में खंड कितने हैं? तो 4 है। बिसल देव में खंड है 4। कविराज की उपाधि नरपत नाल को मिली थी। कविराज की उपाधि किसको मिली थी? नरपत नाल को मिली। विग्रह राज अजमेर के राजा। विग्रह राज कहाँ के राजा हैं? तो अजमेर के राजा। बिसल देव रासों में छंद है 125 छंद। बिसल देव रासों में छंद कितने हैं? तो 125 छंद हैं। बिसल देव रासो गेय काव्य है। बिसल देव की भाषा राजस्थानी है किसने माना है? तो शुक्ल ने कहा है बिसल देव की भाषा राजस्थानी है। नेक्स्ट है बिसल देव रासो में छंद कितने हैं? तो 68 हैं और सर्ग हैं 69।
पृथ्वीराज रासों में छंद है 68 और सर्ग है 69। लेखक चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदाई। नेक्स्ट है प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज रासो कौन सा काव्य है? तो प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, या किसने कहा? तो शुक्ल ने कहा। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, किसने कहा? तो शुक्ल ने कहा। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है और यह शुक्ल ने कहा। पृथ्वीराज रासो में 57 सर्ग में कै मास बध का वर्णन है? 57 सर्ग में कै मास बध का वर्णन। नेक्स्ट है 20वें सर्ग में विवाह का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में 20वें सर्ग में विवाह का वर्णन। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है, किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा है। नेक्स्ट है 61 सर्ग में कन्नौज का वर्णन है। 61वें सर्ग में किसका वर्णन है? तो कन्नौज का वर्णन है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। कल्पलता या हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां, आइए जानते हैं। तो निबंध संग्रह है कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, ये इनके निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। फिर से सुनिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह। कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार प्रवाह। नेक्स्ट है स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो विष्णुदास। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचनाएं हैं। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण किसकी रचनाएं हैं? तो विष्णुदास की रचनाएं हैं। स्नेह लीला, महाभारत कथा, स्वर्गारोहण विष्णुदास की रचनाएं हैं। विष्णुदास की रचनाएं हैं स्नेह लीला और स्वर्गारोहण तथा महाभारत कथा। नेक्स्ट है विष्णुदास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध हुए हैं। एक है रुक्मिणी मंगल, दूसरा है स्नेह लीला। स्नेह लीला और रुक्मिणी मंगल यह कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य हैं। किसके? तो विष्णुदास के। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? तो गीताश्री। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री है। गीताश्री की रचना है औरत की बोली। औरत की बोली रचना किसकी है? तो गीताश्री की। परमाल रासों को आलखंड के नाम से जाना जाता है। परमाल रासों को आलखंड के नाम से जाना जाता है। परमाल रासो एक गूंज है, कहा है किसने? तो शुक्ल ने कहा। परमाल रासो एक गूंज है, किसने कहा है? तो शुक्ल ने कहा। परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुमार रासों की रचना दलपत विजय ने की थी। कुमार रासों की रचना किसने की थी? तो दलपत विजय ने की थी। यह वीर रस प्रधान रचना है। कुमार रासो वीर रस प्रधान रचना है। कुमार रासो के कुछ अंश पूना संग्रहालय में रखे हुए हैं। हस्तलिखित छंद लगभग 5000 छंद है। हस्तलिखित छंद लगभग कितने हैं? तो 5000 छंद। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दुहा, यह लौकिक काव्य है। ढोला मारूरा दुहा लौकिक काव्य है। राउल बेल के रचनाकार रोड़ा कवि। रोड़ा कवि है राउल बेल के रचनाकार। राउल बेल के रचनाकार कौन है? तो रोड़ा कवि है। यह चंपू काव्य है। चंपू काव्य कहते किसको है? तो चंपू काव्य कहते हैं गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। राउल बेल की रचना रोड़ा कवि ने की और यह चंपू काव्य है। राउल बेल क्या है? तो चंपू काव्य। राउल बेल में पहले पद्य था, फिर गद्य की रचना हुई थी। पहले पद्य की रचना और बाद में गद्य की रचना हुई राउल बेल। बड़ रत्नाकर मैथिली भाषा में विश्वकोश व्याकरण ग्रंथ। बड़ रत्नाकर मैथिली भाषा का विश्वकोश व्याकरण ग्रंथ। बड़ रत्नाकर
मैथिली भाषा का विश्वकोश व्याकरण ग्रंथ है। ढोला मारूरा दुहा कवि कल फिर से सुनिए। ढोला मारूरा दुहा यह लौकिक काव्य है। ढोला मारूरा दुहा यह लौकिक काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। धनपाल की रचना है। भविष्य कहा रचना है धनपाल की। उपदेश रसायन रास यह किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूरी की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हिंदी को पहला कवि माना किसने? हिंदी साहित्य के ध्यान से सुनिए। हिंदी को पहला कवि माना किसने? तो शुक्ल ने मुंज कवि को माना। शुक्ल ने मुंज कवि को माना। नगेंद्र और राहुल सरहपाद को माना। और राम कुमार ने स्वयंभू को माना। बच्चन ने विद्यापति को माना। विद्यापति को बच्चन ने माना पहला कवि। हिंदी को पहला कवि किसको माना ये जानते हैं? तो शुक्ल ने मुंज कवि। शुक्ल मुंज कवि। नगेंद्र और राहुल ने सरहपा को माना और राम कुमार ने स्वयंभू को माना। बच्चन ने विद्यापति को माना हिंदी का पहला कवि। बच्चन ने विद्यापति, राम कुमार स्वयंभू, नगेंद्र और राहुल सरहपा को, शुक्ल ने मुंज कवि पहला कवि माना, हिंदी का पहला कवि। नेक्स्ट है अमीर खुसरो को राजकुमार कहा जाता है। अमीर खुसरो को राजकुमार कहा जाता है। ढकोसले का मतलब क्या होता है? तो बेमतलब की शब्दावली। ढकोसले का मतलब होता है बेमतलब की शब्दावली। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यानी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। केबीएस में तो सारे प्रश्नों के नोट्स को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मुकरिया ये अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। फारसी भाषा के कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी भाषा के कवि हैं। तुर्के अल्लाह कहा है अमीर खुसरो को। हिंदुस्तान का तूती अमीर खुसरो को कहा गया। तुर्क ए अल्लाह कहा गया है अमीर खुसरो को और हिंदुस्तान का तूती अमीर खुसरो को कहा। काव्य भाषा और काव्येतर भाषा कृति है विद्या निवास मिश्र। काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा कृति है विद्या निवास मिश्र। घनानंद की प्रमुख रचनाओं को जानते हैं। इससे वीडियो भी बन गया है तो उसको भी जरूर देख लीजिए। ट्रिक द्वारा भी वीडियो बनाते हैं तो उसको भी देखिएगा जरूर और कैसा लग रहा है इसको कमेंट द्वारा बताइएगा। सुजान हित घनानंद की रचनाएं हैं। सुजान हित, इश्क लता, वियोग बेली, प्रीति प्रवास, यमुना यश, वृंदावन सत, कृष्ण कौमुदी, सर वसंत, प्रेम पत्रिका, सुजान हित, इश्क लता, वियोग बेल, प्रीति प्रवास, यमुना यश, वृंदावन सत, कृष्ण कौमुदी, सर वसंत, सर वसंत और प्रेम पत्रिका। कालिदास की हजारा की रचना किसने की है? तो कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने की है। यह टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो कालिदास ने। नेक्स्ट है महापुराण रचना है पुष्पदंत की। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। नेक्स्ट है श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। कालिदास की निरंकुशता यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हेमचंद की रचना है शब्दानुशासन। हेमचंद की रचना है शब्दानुशासन। नेक्स्ट है अनुसंधान और आलोचना निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध है गुप्त काल से। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध कब से है? तो गुप्त काल से। रिठमणि चर्यु स्वयंभू की रचना है और इसमें कृष्ण का
वर्णन है, इसमें कृष्ण का वर्णन है। हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन है, हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन है। श्रृंगार का वाक्य कभी कहा है विद्यापति को किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। श्रृंगार का वाक्य कभी कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को। मैथिली कोकिल कहा गया है ये विद्यापति। मैथिली कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। किसको कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है। रहस्यवादी कवि किसे कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है रहस्यवादी कवि। और यह किसने कहा? तो पियर्सन ने रहस्यवादी कवि कहा है विद्यापति को। अभिनव जयदेव कहा है शिव सिंह सेंगर ने विद्यापति को। अभिनव जयदेव कहा है शिव सिंह सेंगर को। किसने? शिव सिंह सेंगर ने कहा है किसको? तो विद्यापति को। अभिनव जयदेव कहा है विद्यापति को शिव सिंह सेंगर ने। 1380 में इनका जन्म हुआ था विद्यापति का। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो 1380 में। नेक्स्ट है कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन है। विद्यापति शिव के गीत गाते थे। शिव के गीत कौन गाते थे? तो विद्यापति गाते थे। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। पुरुष परीक्षा या विद्यापति की रचना है। रासो शब्द की उत्पत्ति माना है किसने? किससे? तो आइए उसको जानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति किसने किससे माना है। कीर्ति, पहले देख लीजिए कि सुन लीजिए, कीर्ति पताका कीर्तिलता या दोनों की भाषा क्या है? तो अपभ्रंश। अपभ्रंश है, दोनों की भाषा अपभ्रंश है। आइए जानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति माना है किसने किससे? तो नरोत्तम दास ने रसिक से माना है। रसिक से। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना है। और गरसद दत्तासी ने राजसूई से माना है। राजसूई से माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है। रासो की उत्पत्ति रासक से माना है। प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृति है। प्राचीनतम भाषा है वैदिक संस्कृति। तिलचट्टा किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस की रचना। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की रचना है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की रचना है। आदिकाल का आदिकाल नाम छोड़कर अन्य उचित नाम है। कौन सा उचित नाम है? तो सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का आदिकाल नाम छोड़कर और कौन सा उचित नाम है? तो सिद्ध सामंत काल। आचार्य शुक्ल ने धार्मिक या सामुदायिक साहित्य में शामिल नहीं किया है किसको? तो लौकिक साहित्य को शामिल नहीं किया है। लौकिक साहित्य को नहीं शामिल किया है। नेक्स्ट है माधव विलास। माधव विलास का समय है 1817 ईस्वी और इसकी रचना है लल्लूलाल। रचनाकार कौन है? तो लल्लूलाल। माधव विलास या लल्लूलाल की रचना है और इसका समय 1817 ईस्वी। लल्लूलाल की रचना है माधव विलास और इसका समय है 1817 ईस्वी। और लल्लूलाल की अन्य रचनाएं हैं सिंहासन 32, बैताल 25, माधो नल, शकुंतला, प्रेम सागर इत्यादि। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंचम कार साधना या महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहपा माने जाते हैं। नेक्स्ट है पंच पांडव रास रचना किसकी है? तो कवि आसदु की है। पंच पांडव रास रचना है कवि आसदु की। बुद्धिराज शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धिराज किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धिरासो जल्हड़ की रचना है। चंदन बाला रास यह आसगु कवि की रचना है। आसगु कवि की रचना है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है और यह 16 इसके खंड है। कितने हैं? तो 16 हैं। वर्तमान में 18 है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र का और यह इसमें खंड है 16। वर्तमान में कितने हैं? तो 18 है। नेक्स्ट है शुक्ल के समान समालोचक कोई भी भारतीय भाषा में नहीं था। कथन किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का। शुक्ल के समान समालोचक कोई भी भारतीय भाषा में नहीं था। कथन किसका है? तो यह नलिन बिलोचन शर्मा का। नेक्स्ट है
बौद्ध गान ओ दुहा के संपादन करता हरप्रसाद शास्त्री हैं। बौद्ध गान ओ दुहा के संपादन करता हरप्रसाद शास्त्री हैं। 84 सिद्धों का नाम दिया गया है कहाँ, तो बड़ रत्नाकर में। 84 सिद्धों का नाम दिया गया है बड़ रत्नाकर में। नेक्स्ट है दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो सरहपा है। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृति भाषा का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृति भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों में स्थान प्रयुक्त होने का सुझाव दिया किसने, तो काका कालेलकर। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ है, तो अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा में रामचरित है परमचरित। अपभ्रंश का विकास प्राकृत से हुआ है। अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ, तो प्राकृत से हुआ। हिंदी का प्रथम प्रचारक है स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। एक नेक्स्ट है कुंवर नारायण की पत्रिका है आजकल और नया प्रतीक वन छायावट। कुंवर नारायण की पत्रिका है आजकल, नया प्रतीक, छायावट। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है। कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू और कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। लिपि सुधार का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा, तो डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। अब फ्रेंच भाषा का काल है 500 से 1000 ईस्वी तक। संतों की उलटबाजियों का प्रथम प्रभाव परिलक्षित होता है सिद्ध साहित्य में। संतों की उलटबाजियों का प्रथम प्रभाव परिलक्षित कहाँ होता है, तो सिद्ध साहित्य में होता है। नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से मानी जाती है और संस्कृत और राजस्थानी भी। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से मानी जाती है और टकसाली भाषा कहते हैं परनिष्ठित भाषा को। टकसाली भाषा कहते हैं परनिष्ठित भाषा को। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है परिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। नेक्स्ट है भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद कहलाता है। भट्ट नायक का मत मुक्तिवाद कहलाता है, भुक्तिवाद कहलाता है। तो सुनिए भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद कहलाता है। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर हैं। भाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 7 जून 1955 को हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो यह बाल गंगाधर खेर के द्वारा हुआ था। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। मगही और अंगिका यह दोनों बिहार राज्य की बोली है। मगही बिहार राज्य की बोली है और अंगिका भी बिहार राज्य की बोली है। संयोगात्मक भाषा है संस्कृत और वियोगात्मक भाषा है अपभ्रंश प्लस हिंदी। अपभ्रंश प्लस हिंदी वियोगात्मक भाषा है और संयोगात्मक भाषा है संस्कृत। संयोगात्मक भाषा है संस्कृत। इस तरह वीडियो ऑडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोग जरूर जुड़िए और आपको कैसा लग रहा है इसको कमेंट द्वारा बताइए और आप पूरा सुने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।